जब सुबह नींद खुले और बिस्तर से उठने में बहुत समय लगे, ऐसा लगे कि जोड़ जकड़े हुए हैं, काफी देर लग रही है अपने पैरों को जमीन पर उतारने में और उसके बाद जमीन पर उतर कर चलने में, तो ऐसा लगता है, इस बात की चिंता होती है कि कहीं ये आर्थराइटिस रोग की शुरुआत तो नहीं। जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, जोड़ों में अकड़न जकड़न और दर्द बढ़ जाता है। साथ ही कुछ ऐसे रोगी हैं जो पहले से आर्थराइटिस से प्रभावित हैं, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि आज है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व आर्थराइटिस दिवस। नमस्कार, टोटल हेल्थ के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आर्थराइटिस बहुत से लोगों को प्रभावित करता है और ऐसे में कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनके विषय में जानकारी की आवश्यकता है। आर्थराइटिस और गठिया क्या एक ही अवस्था होती है, ये आज हम विशेषज्ञों से जानेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या आर्थराइटिस और गठिया होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थराइटिस से प्रभावित होते हैं। आर्थराइटिस के मामलों में क्या युवा भी इससे प्रभावित हो सकते हैं या सिर्फ बुजुर्ग या बढ़ती उम्र के लोग ही आर्थराइटिस से ग्रस्त होते हैं? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि आर्थराइटिस सिर्फ युवाओं को हो सकता है। साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि आर्थराइटिस हेरिडिटरी होता है, यानी आनुवंशिक होता है। परिवार में यदि किसी को आर्थराइटिस है तभी क्या आपको आर्थराइटिस होने की संभावना हो सकती है। ये सभी जानेंगे विशेषज्ञों से और साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या गठिया सिर्फ जोड़ों को ही प्रभावित करता है या शरीर के दूसरे अंग या बॉडी ऑर्गन्स भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो गठिया को सिर्फ जोड़ों की समस्या मानते हैं। क्या ये बात सही है? क्या शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका असर हो सकता है? ये भी विशेषज्ञ आपको बताएंगे और साथ ही इस बात पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या मोटापा, अधिक वजन, वायु प्रदूषण और तनाव आर्थराइटिस या गठिया की संभावना को बढ़ा सकता है या इन तत्वों से खतरा बढ़ जाता है आर्थराइटिस होने का। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या महिलाओं में गठिया होने का खतरा पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या महिलाएं ही इससे प्रभावित हो सकती हैं या उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा प्रोन होता है गठिया रोग होने पर? महिलाओं को क्या इसका अधिक खतरा है, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गठिया होने पर तमाम बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर्स लेते रहते हैं। क्या इनको लेना लाभदायक है? क्या सिर्फ पेन किलर्स या दर्द निवारक दवाएं लेते रहना ही आर्थराइटिस का एकमात्र इलाज है या इससे ठीक प्रबंधन होता है? गठिया के प्रभाव को क्या रिवर्स किया जा सकता है, यानी एक बार यदि रोग की शुरुआत हो जाती है तो क्या इससे हुए डैमेज को, क्षति को दूर किया जा सकता है? ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि गठिया में आराम करना बेहतर है या व्यायाम। बहुत से लोगों के जोड़ों में जब दर्द होता है तो वो बिस्तर पर बैठ जाते हैं, यह सोचते हैं कि जितना अधिक आराम होगा उतना ही रोग के लिए फायदेमंद होगा। विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में। क्या गठिया होने पर आराम करना चाहिए या व्यायाम करने से लाभ हो सकता है? बायोलॉजिक्स को क्या डीमार्ट्स का प्रभाव न होने पर ही लेना चाहिए? बायोलॉजिकल एजेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए काफी उपयोग किया जाता है। आर्थराइटिस में महंगी दवाएं होती हैं और बहुत से लोगों को लगता है क्योंकि ये इलाज महंगा है तो इसका असर सभी के लिए है और सभी के लिए शुरुआती दौर में ही उपयोगी है। क्या ये बात सच है? कितने लाभदायक होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स और क्या आर्थराइटिस रोग से बचाव किया जा सकता है? ये तमाम बातें होंगी आज टोटल हेल्थ के 1 घंटे के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि दरअसल आर्थराइटिस रोग किस तरह से उत्पन्न होता है, कैसे हमारे जोड़ों को और शरीर को प्रभावित कर सकता है और किस तरह के बदलाव होते हैं किसी भी व्यक्ति के जोड़ों में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है। आर्थराइटिस के विषय में जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आर्थराइटिस दिवस। आर्थराइटिस, जिसे अक्सर सिर्फ जोड़ों का रोग माना जाता है,
इसके कई प्रकार हो सकते हैं और इसके लक्षण व गंभीरता रोग के प्रकार पर निर्भर करती है। आर्थराइटिस में 200 से अधिक समस्याएं और प्रकार शामिल हैं। इसका प्रभाव जोड़ों पर होगा या शरीर के किसी अन्य अंग पर भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थराइटिस का प्रकार क्या है। आर्थराइटिस से प्रभावित होने पर व्यक्ति में कई तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द और सूजन, जोड़ों का लाल व गर्म होना, चलने में परेशानी, सुबह उठने पर जोड़ों में जकड़न महसूस होना, शारीरिक सक्रियता के बाद जकड़न का कम होना, उठने बैठने में समस्या, दैनिक कामकाज करने में समस्या और जोड़ का लचीलापन कम होना, ये सभी आर्थराइटिस रोग के लक्षण हो सकते हैं। अक्सर बीमारी के विषय में लोगों को जानकारी न होने के कारण आर्थराइटिस की पहचान सही समय पर नहीं हो पाती। जल्द पहचान और सही इलाज न मिलने पर रोग की जटिलताएं बढ़ने लगती हैं और आर्थराइटिस रोगी की कार्यक्षमता कम होने लगती है। उसका जीवन प्रभावित होता है और वो शारीरिक गतिविधियां करने में अक्षम और असमर्थ होने लगता है। आर्थराइटिस की जल्द पहचान हो, इसके लिए इसके लक्षणों को लेकर सतर्क रहें और सही इलाज व प्रबंधन कराएं, जिससे आर्थराइटिस रोग की जटिलताओं को कम रखा जा सके और व्यक्ति का जीवन बेहतर रहे। आर्थराइटिस के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से आपको बताएंगे कि आर्थराइटिस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इसके प्रकार और कैसे किया जा सकता है इसका सही और उचित प्रबंधन और इलाज। ये तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है। आपसे का परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर विक्रांत मनहास, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। बहुत स्वागत है डॉक्टर मनहास आपका। और फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होती है, कौन सी एक्सरसाइजेज आपके जोड़ों को ठीक रख सकती हैं, हमारे साथ ये बताने के लिए उपस्थित हैं कशिका जी, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है कशिका जी का। आज का जो प्रश्न है, अगर आज के डिस्कशन से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर्स हैं आपके पास। 011 है दिल्ली का एसटीडी कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से और समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे इसकी पहचान हो सकती है और क्यों आवश्यक है कि इसकी जल्द पहचान कर सही समय पर इलाज शुरू करवाया जा सके। सबसे पहले डॉक्टर विक्रांत आपसे ही समझेंगे कि आर्थराइटिस कई तरह के हो सकते हैं। किस प्रकार से समझाना चाहेंगे आर्थराइटिस जो बहुत से लोगों को बढ़ती उम्र में प्रभावित करता है और उनके लिए कई तरह की जटिलताएं बढ़ा देता है। धन्यवाद मैडम, पहले तो एक अच्छे परिचय के लिए और आमंत्रण के लिए। आर्थराइटिस डे वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ जोड़ जो है एक स्वस्थ जीवन की नींव है और हमारे जो चलना जो है वो जोड़ों पे और हमारे स्केलेटल सिस्टम पे निर्भर है। तो अच्छा स्केलेटल सिस्टम, अच्छे जोड़ों की हेल्थ का होना जो है हमारे चलने के लिए कितना ज़रूरी है। आर्थराइटिस जो अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट है जो कि जोड़ की सूजन है, जिसमें कि आपका जोड़ जो है दर्द करता है, वो स्टिफनेस देता है और उसकी मूवमेंट जो है वो पेनफुल होती है। क्योंकि ये किसी को भी असर कर सकता है, इसलिए इसका जानना, इसका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। इसके कई कारण होते हैं। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि उम्र के साथ होता है, जो कि आपकी बढ़ती हुई उम्र के साथ वेयर एंड टेयर होता है आपके जोड़ में, उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ऐसे बीमारियां जो कि जोड़ों को पकड़ती हैं उनकी वजह से होता है। तो उनका डायग्नोज होना उनकी ट्रीटमेंट को आगे डिफाइन करता है और आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करता है। जी डॉक्टर विक्रांत, आजकल देखा जा रहा है कि जो कम आयु के युवा हैं उनमें भी जो आप जॉइंट रिलेटेड वियर एंड टियर बोल रहे हैं या जोड़ों को क्षति है वो बढ़ गई है। कौन से कारक आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? क्या निष्क्रिय जीवन शैली है, आहार में गड़बड़ी है या क्या कुछ है जिससे जोड़ प्रभावित हो रहे हैं और कम उम्र से ही इसका प्रभाव देखा जा रहा है?
देखिए, दो कारण हैं जो इसमें बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो ये है कि आजकल लोग जो हैं, हम सब लोग जो हैं वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, ज़्यादा जागरूक हो गए हैं इन जोड़ों की दर्दों से। तो हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करके इसकी डायग्नोसिस पे जानना और उस पे पहुंचना बहुत ज़रूरी समझते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग इस चीज़ की थोड़ी बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, ये थोड़ी एज जो पैटर्न है वो थोड़ा कम हो गया है। जो बीमारियां एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर हम 50 या 60 साल की एज में देखते थे, आज वो हम थोड़ा सा उससे 5 साल कम की उम्र में भी देखना शुरू कर रहे हैं। इसमें कई कारण हैं। तो अगर हम एक बिल्कुल मूल रूप में समझें कि एक अच्छे जोड़ की हेल्थ के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी है वो है एक्टिव लाइफस्टाइल। राइट। दूसरा जो ज़रूरी है वो है आपकी हेल्दी ईटिंग। तीसरा जो ज़रूरी है वो है बोन हेल्थ, जिसमें कि आपके अच्छी मात्रा विटामिन D3 लेवल्स और अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो है, जो सबसे कम नहीं पर सबसे ज़रूरी बोलूँगा, वो है जो मसल्स हैं आपके जोड़ों के अराउंड, उनकी अच्छी क्वालिटी का होना और उनकी अच्छी मजबूती का होना, ताकि उस जोड़ को सपोर्ट कर पाएँ। जी, तो आपको क्या लगता है, ये जो आपने बताया कि एक पूरा प्रोसेस होता है कि जिस तरह से जोड़ की हेल्थ बनने लगती है, जो डिपॉजिट्स है, बोन डेंसिटी है, वो धीरे धीरे पिकअप होती है और फिर एज के साथ डिक्लाइन होने लगती है, वो पीक या आइडियल एज किसे माना जाए? देखिए, आप जो हैं अपने शरीर में जो है, जो अच्छी क्वालिटी की जो बोन है, उसको जो आप इकट्ठा करते हैं वो आप बहुत ही एडोलेसेंट एज ग्रुप तक ही इकट्ठा कर पाते हैं। जी। जैसे आप उसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद आपकी बोन क्वालिटी धीरे धीरे डिटेरेट होने लगती है। पर अगर आप ये बोलें कि यही एक फैक्टर है जो कि आपको डिसाइड करेगा कि आपके आगे आर्थराइटिस होगा, तो वैसा नहीं है। ये हमेशा मल्टीफैक्टोरियल होता है, जिसमें कि आपने कितना इकट्ठा किया वो तो ज़रूरी है ही, पर आप अपना आगे का जीवन जो है किस तरह से अपना जी रहे हैं वो भी उतना ज़रूरी है। तो वो फिर से हम उसी चीज़ों पे वापस आएँ, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं देन द एक सिंगल फैक्टर टू डिसाइड कि आगे आर्थराइटिस आपको होगा कि नहीं होगा। जी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को आर्थराइटिस होगा या नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जब जोड़ से बहुत ज़्यादा काम नहीं लिया जाता, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तब भी जो जोड़ों पर प्रभाव है वो बढ़ने लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम किए जाएं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो टोटल हेल्थ में बात करेंगे उन व्यायाम या एक्सरसाइज की जो आपके नी जॉइंट को, यानी घुटने के जोड़ को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। नई सुबह, नई शुरुआत, DD न्यूज़ के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस रोग की शुरुआत होती है। डॉक्टर विक्रांत, कौन से वो लक्षण हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं? क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने कहा कि वृद्ध अवस्था में ही होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो कहीं ये बुढ़ापे की निशानी तो नहीं है। कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि रोग की शुरुआत है या सामान्य जोड़ों का दर्द है? देखिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो टिपिकली एक एज ग्रुप जो कि 50 से 60 के बीच में या फिर 45 टू 55 के बीच में जो आजकल हो गया है उसमें माना जाता है। अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो आपको मूवमेंट पे पेन देते हैं, जो कि वेट बेरिंग जॉइंट्स है, जैसे कि नी। जब आप मूव करेंगे तो वो आपको पेन होगी, आपको कभी कभी शायद उसमें स्वेलिंग आएगी, और आप जब बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो उसमें स्टिफनेस आएगी। पर ये सिम्टम्स जो हैं उसकी डायग्नोसिस को प्रूव नहीं करता। जब आपको अगर ये सिम्टम्स हैं और एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने के लिए लगातार हैं, तो आप डॉक्टर से मिलें, उनसे एग्जामिनेशन करवाएं, उनसे कुछ एक्सरेज करवाएं और अपनी डायग्नोसिस की पूर्ति करवाएं।
जी, जब भी किसी को जोड़ों में दर्द होता है, सबसे आम बात जो आपके सामने भी आती होगी डॉक्टर विक्रांत, कि पेन किलर्स से शुरुआत होती है और ओवर द काउंटर यानी केमिस्ट से पेन किलर्स लेकर लोग खाते रहते हैं और सालों साल यही सिलसिला चलता रहता है और बाद में जाकर पता चलता है कि जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। पेन किलर्स को फाइनल ट्रीटमेंट की तरह लेना, ओवर द काउंटर लेना और बिना डॉक्टरी परामर्श के लेना कितना उपयोगी या कितना सुरक्षित मानते हैं आप? देखिए, मैं अगर किसी पेशेंट से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूं तो मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको फीवर हो रहा है और आप पैरासीटामोल लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा फीवर ठीक हो जाएगा और उस कारण की तह तक ना पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप बीमारी को मिस कर जाएंगे। तो पेन किलर भी बस उतना सा ही काम कर रहा है। वो जब आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं तो आप पेन किलर ले रहे हैं, ऑफ द काउंटर लिए जा रहे हैं, पर उस कारण पे पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जोड़ के दर्द के कई कारण हैं, आर्थराइटिस उनमें से एक है, उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू के कारण हैं, लिगामेंट्स की इंजरीज हैं, मेनिस्कस की इंजरीज हैं, को रेफर्ड पेन्स हैं, हिप का पेन नी में रेफर हो जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह है। तो सबकी डायग्नोसिस जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो रादर देन आप बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर्स खाएं और अपने शरीर को ख़राब करें, इससे बेहतर है कि अपने डॉक्टर से मिलें, उसका कारण को पहचानें और अपनी जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है उसको शुरू करें। जी, तो बहुत आवश्यक है कि अगर समस्या है तो विशेषज्ञ द्वारा ही उसका समाधान लिया जाए। आज विशेषज्ञों को यहाँ पर हमने बुलाया है स्टूडियो में आप तक परामर्श और जानकारी पहुँचाने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पूजा सेठी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और साथ ही हैं कशिका जी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर पूजा सेठी, कुछ एक्सरसाइजेज अवश्य आप हमें डेमो करके बताएं कि किस तरह से अपने नी जॉइंट को ठीक रखा जा सकता है। सबसे पहले कशिका जी, तो हम पहले शुरू करेंगे कुछ बहुत ही सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस है जो आप अपने घर में लेट के भी आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले सीधे लेटना है और घुटने के नीचे ऐसा ही कोई गोल सी चीज़ रखनी है। तौलिया गोल करके रख सकते हैं, बॉल्स्टर पिलो रख सकते हैं और घुटने को आपने नीचे की तरफ दबाना है। दबाकर 5 की गिनती तक रोकेंगे और ढीला छोड़ेंगे, फिर से दबाएंगे और रोकेंगे। ये इस क्रिया को 10 बार दोहराना है। इसके बाद पंजे को अपनी तरफ खींच के ऊपर की तरफ खींचना है और इसको रोक के रखना है 5 की गिनती तक, फिर नीचे करेंगे, फिर से उठाएंगे, नीचे करेंगे। इसको हम VMO एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत सहायक है और इससे हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथन होती है। हमारी तीसरी क्रिया है SLR, जिसको हम कहते हैं टांग को सीधा 60 डिग्री के करीब उठाएंगे, उसको रोक के रखेंगे वहीं पे, पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है और फिर धीरे धीरे टांग को नीचे लेके आना है। एक बार और दोहराएंगे कशिका, फिर से उठाइए, रोक के रखिए इसको 5 की गिनती तक 60 डिग्री के कोण पे और फिर नीचे लेके आएंगे। जी डॉक्टर पूजा, मान लीजिए किसी के नी जॉइंट में स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा सूजन है, तब भी क्या इस तरह की क्रियाएं की जा सकती हैं या क्या प्रिकॉशंस रखनी होंगी? देखिए, जब सूजन है उस समय अगर लालिमा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो हमने बताई थी घुटना दबाने वाली एक्सरसाइज, वो बहुत कारगर होती है। उससे घुटने की स्वेलिंग कम होती है, खून में से जो आपका जो है ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और सूजन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हम आपको अगली क्रिया बताएंगे जिसको हम कहते हैं हिप एबडक्शन एक्सरसाइजेस। करवट लीजिए, आपको करवट लेकर टांग को बिल्कुल सीधा उठाना है, बिल्कुल ऐसे उठाएंगे, रोक के रखेंगे 5 की गिनती तक और फिर नीचे लेके आएंगे, फिर से उठाएंगे, रोक के रखेंगे और नीचे लेके आएंगे। अगली क्रिया के लिए आपको उल्टा लेटना है, उल्टा लेट जाइए और फिर घुटने को मोड़ना है। जी हाँ, पूरा मोड़िए, पूरा जितना मोड़ सकते हैं उसको हिप के तक लगाने की कोशिश करेंगे और फिर नीचे करेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, जब घुटने में सूजन है उस समय मोड़ने में मुश्किल होगी, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी कारगर है। फिर से घुटना मोड़िए, हिप की तरफ लगाने की कोशिश करिए और सीधा करिए। इसको हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। और एक और क्रिया बताएंगे जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज डायनेमिक। बैठ के करिए इसको, बैठकर पैर को एक पैर को सीधा उठाना है, पूरा पंजे को अपनी तरफ खींचना है, रोक के रखिए और नीचे करिए, फिर दूसरे पैर को उठाइए ऐसे। इसके अलावा जब आप में इम्प्रूवमेंट आनी हुई, ये पहले 1 हफ्ता ऐसे करनी, उसके बाद इस तरह के वेट कप आराम से मार्केट में उपलब्ध है, या अगर आप घर पे ही कोई रेत या मिट्टी की थैली बना के उसको अपने एड़ी के पास ऊपर उठाइए, बांधना है, उसको बांध कर फिर हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं।
पहले हम आधा किलो वजन से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 1 किलो और 1.5 किलो वजन से ये एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर ये क्रियाएं आप 10-10 बार दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। जी, एक और जो आर्थराइटिस, जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं डॉक्टर पूजा, तो जो फिंगर जॉइंट्स हैं या छोटे छोटे जो जोड़ हैं उनके ऊपर प्रभाव होता है। क्या नॉर्मल रूटीन में हर उस व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा मोबाइल्स का प्रयोग कर रहा है, लैपटॉप्स का प्रयोग कर रहा है, कुछ क्रियाएं करनी चाहिए? क्योंकि आजकल ओवर स्ट्रेन जो है इन जॉइंट्स पर बढ़ गया है और शायद ये भी कारण है कि कई तरह की समस्याएं जो छोटे फिंगर जॉइंट्स हैं उनमें भी आने लगती हैं। क्या कौन सी क्रियाएं उसके लिए लाभदायक हो सकती हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे और जब व्यक्ति के जो ये जोड़ हैं वो प्रभावित होने लगे तब? जी हाँ, इसके लिए हम आपको कुछ विशेष क्रियाएं बताते हैं हाथ की। पहले हाथ को पूरा खोलना है, फिर बंद करना है, फिर पूरा खोलिए और बंद करिए, इसका एबडक्शन, फिर उंगलियों को फैलाइए और इकट्ठा करिए, फिर फैलाइए और इकट्ठा करिए। ये दूसरी क्रिया है। इसके अलावा जिस तरह से हम कार्ड पकड़ते हैं, इस तरह से कार्ड पकड़ना है और सीधा खोलना है इसको, फिर से कार्ड पकड़ना है, खोलना है। ये तीसरी क्रिया हमारी। चौथी है हमारी पिंचिंग, एक एक उंगली को पिंच करना है थंब के साथ। इससे क्या होता है, हमारे हाथ की जो छोटी मसल्स है, थीनन मसल, हाइपोथीनन मसल, इंट्रिंसिक मसल्स, इनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और हमें काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा हमारा जो रिस्ट जॉइंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये डॉर्सिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। इसके अलावा ये मूवमेंट रेडियल और अल्नर डिविएशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इनिशियली हम ये एक्सरसाइजेस ऐसे ही करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट आएगी तो आप 1 किलो का डंबल पकड़ के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट और फिर मिड प्रोन पोजीशन में अल्नर एंड रेडियल डिविएशन। ये दोनों एक्सरसाइजेस करनी है। ये हाथ की मसल्स के लिए काफ़ी कारगर है और आपको हाथ के आर्थराइटिस से काफ़ी हद तक बचा सकती हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आने लगे हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूजा, फिर आपके पास आएंगे और कुछ और एक्सरसाइजेस की भी बात करेंगे। विकास जी का एक ईमेल है डॉक्टर विक्रांत, वो ये पूछ रहे हैं कि सोरियाटिक आर्थराइटिस अगर किसी को होता है तो ऐसे में क्या ऑस्टियो आर्थराइटिस से उसका कुछ संबंध है? अगर किसी को समस्या है तो कौन सी रेमेडीज़ या कौन से उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं? संजीव शर्मा जी का सवाल है लोअर बैक एक को लेकर कि क्या जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की हम लोग बात कर रहे थे, क्या उसका प्रभाव स्पाइन पर भी देखा जा सकता है? और जो आमतौर पर लोगों को पीठ में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, क्या वो भी डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ही होता है? क्या कहना चाहेंगे हमारे दोनों व्यूअर्स के लिए? धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न जो सोरियाटिक आर्थराइटिस का है, जैसे हमने बिल्कुल शुरू में समझा कि जो आर्थराइटिस है उसके कई कारण हैं और उनको हम प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि एज रिलेटेड ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर आर्थराइटिस जो कि हमारे उम्र के बढ़ने की वजह से वेयर एंड टेयर हुआ है, उसको बोलते हैं। सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है, जो बीमारियां जो हमारे जॉइंट्स को पकड़ती हैं और ख़राब करती हैं, उनको बोलते हैं। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो उनमें से एक है जो कि सीरो नेगेटिव स्पॉन्ड्रोआर्थोपैथी में देखा जाता है। सोरियाटिक आर्थरोपैथी जो है वो आपके जोड़ों को पकड़ती है, उसमें आर्थराइटिस होता है, पर वो प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस से डिफरेंट है। सोरियाटिक आर्थरोपैथी में या आर्थराइटिस में उम्र जो है आर्थराइटिस की थोड़ी जल्दी होती है। इसका इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप सोरियाटिक आर्थरोपैथी की इनिशियल डायग्नोसिस बहुत जल्दी बना लेते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट अपने रिमेटोलॉजिस्ट से शुरू कर लेते हैं, तो आपके जोड़ों के ख़राब होना और उनको पकड़ने का जो टाइम है वो शायद बच सकता है और आपके जोड़ बच सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर सोरियासिस and to avoid the involvement of joints. दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा लो बैक पेन का, लो बैक पेन जो है वो स्पाइन की वजह से हो सकती है। अगर आप पूछें कि सारी लो बैक पेन जो है वो आप एज रिलेटेड आर्थराइटिस में क्वालिफाई करना चाहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपके जो जोड़ हैं जो कि एज रिलेटेड ऑस्टियो आर्थराइटिस में पकड़े जाते हैं, वो घुटने, कमर और हाथ के छोटे जोड़ हैं जो कि इंडिया में कॉमनली हैं। बाहरी देशों में हिप्स भी पकड़े जाते हैं। तो कमर एक ऐसी जगह है या फिर स्पाइन एक ऐसी जगह है जो प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होती है, बिकॉज आपका कंटिन्यूस वेयर होता है, आपका बॉडी वेट उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पर अगर आप ये समझें कि कमर दर्द का मतलब ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके कई कारण हैं,
तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसके कारण को समझें और उस हिसाब से अपनी डायग्नोसिस और अपनी ट्रीटमेंट शुरू करें। जी डॉक्टर पूजा, जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है बहुत सारे लोग हैं जिनको आमतौर पर भी यदि समस्या नहीं होती है तब भी जोड़ों में जकड़न और कभी कभी थोड़ा स्टिफनेस, थोड़ा दर्द सा लगने लगता है। आर्थराइटिस अगर किसी को है तो क्या उन पर प्रभाव अधिक होता है या जटिलताएं बढ़ सकती हैं इस मौसम में? क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे सर्दी आती है, विंटर आते हैं, एक तो थोड़ी हवा चलने लगती है जिसकी वजह से मसल्स में स्पैज़म होता है, तो मसल्स में स्पैज़म होने की वजह से भी ये जकड़न महसूस होती है। दूसरा, आपकी जैसे ज़्यादा ठंड जब पड़ती है तो टिश्यूज़ की विस्कोसिटी या स्टाइलर फ्लूइड की विस्कोसिटी में फ़र्क पड़ता है, इस वजह से जकड़न आती है। तो ऐसे मौसम में आपको एक तो अपने आप को गर्म रखना, गर्म कपड़े मौसम के हिसाब से पहने, ठीक है। जैसे अगर इनर पहने, अगर घुटनों में दर्द है तो नी कैप पहन सकते हैं, एंकल सपोर्ट पहन सकते हैं, उससे जुराब मोटी पहन सकते हैं, उससे आराम मिलेगा, थोड़ा जोड़ गर्म रहेगा, सर्कुलेशन अच्छी रहेगी तो दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा कुछ सरल एक्सरसाइजेज हैं जैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज जिनको हम बोलते हैं, जिससे जोड़ों का लचीलापन बना रहता है, ये करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। गठिया के मरीजों में खास करके मॉर्निंग स्टिफनेस आमतौर पर पाई जाती है। जी, ऐसे में क्या अगर जॉइंट्स में थोड़ा सा मान लीजिए स्वेलिंग है, आप कुछ इस तरह के थेरेपीज़ भी बताते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हॉट कंप्रेशन करना चाहिए, कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए, फर्मेंटेशन, क्या इससे लाभ हो सकता है? जी हाँ, देखिए, जब भी हमारे पास मरीज़ आता है पहले हम उसका निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि उसमें कितनी सूजन है, लालिमा तो नहीं है। इन सब से हमें पता चलता है कि अगर लालिमा है, सूजन है, तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन चल रही है। अगर इन्फ्लेमेशन चल रही है तो हमें उन्हें अलग तरह की थेरेपीज़ देनी पड़ती है, जैसे कि लेज़र थेरेपी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिससे हम उनकी सूजन कम करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जकड़न है तो हम ज़्यादातर हीट मोडालिटी जैसे कि डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। जब मरीज़ की साथ साथ ही हम एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं जिनको हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज कहा जाता है, जिससे जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है, अकड़न कम होती है। जैसे मरीज इंप्रूव करता है तो फिर हम उसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की तरफ शिफ्ट करते हैं। जी डॉक्टर विक्रांत, क्या अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण हो रहे हैं तो उसको मसाज करवानी चाहिए? क्या उससे कुछ लाभ होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर जाते हैं और उसके बाद मालिश करवाने से उनको ये लगता है कि शायद जोड़ की न सिर्फ सूजन कम होगी बल्कि जो रोग का प्रभाव अगर शुरू हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर आप सिर्फ मालिश पे निर्भर रहेंगे अपनी मैनेजमेंट पे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप एक मूल रूप में समझें कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या वेरी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कि हमारे एक अलार्म बेल बजती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो पेन मैनेजमेंट है, जिसमें कि पेन कम करने के लिए है, तो मालिश पेन को एड्रेस नहीं कर रही। दूसरा जो है जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है, जो कि फिज़िकल थेरेपी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है, तो मालिश उसको भी एड्रेस नहीं कर रही। तीसरी चीज़ जो है उसके आसपास के जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करके उनको स्ट्रेंथन करने के लिए है, तो मालिश वो भी काम नहीं कर रही। तो अगर आप सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं, आप पे अर्ली मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पे, तो बहुत कम है, तो आपको शायद उससे ज़्यादा कई कुछ और करना चाहिए। ओके, कहीं कुछ और करने में सबसे पहले आता है विशेषज्ञ के पास पहुंचना। जब इस तरह का कोई भी व्यक्ति लक्षण लेके या समस्या लेकर विशेषज्ञ के पास पहुंचता है, किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं? क्या सिर्फ एक एक्सरे करना ही काफ़ी होता है ये देखने के लिए कि किस तरह के बदलाव आए हैं जोड़ में? इसमें एक एक्सरे और पेशेंट के बीच में एक फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो डॉक्टर का काम है पेशेंट से पहली बार मिलके उसकी अच्छी हिस्ट्री लेना, समझना कि ये कारण क्या हैं जो कि इस जोड़ों के दर्द के लिए बन सकते हैं। दूसरा, एग्जामिनेशन करके वो जोड़ों को समझना, उनके पैटर्न को समझना, कौन कौन से जोड़ इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सोचना और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट पहले ही एक्सरे करवा के हमारे पास पहुंचते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक्सरे को जानने से पहले उनको जानें, उनके पैटर्न को पहचानें, उनकी बीमारी को समझने की कोशिश करें और फिर एक्सरे को देखें कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। जी डॉक्टर पूजा सेठी, क्या समझाना चाहेंगी व्यूअर्स के लिए? फिजियोथेरेपी की बात आती है तो सबको समझ में आता है कि कुछ एक्सरसाइजेज करवाई गई जिससे बेटरमेंट होगा, कहीं ना कहीं जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ की बढ़ती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जब हम बात करते हैं, किस लिहाज से वो मदद करती है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका जोड़ जो है अभी तक बहुत ज़्यादा स्टिफ है या काम नहीं कर रहा? क्या फ़ायदे हो सकते हैं उससे?
देखिए, जहाँ हम फिजियोथेरेपी में अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस बताते हैं, वैसे ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनको रोज़मर्रा के कार्य में, जैसे कि आपको खाने में मुश्किल आ रही है, आपके स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व है, तो आपको खाने पीने में मुश्किल आएगी, कपड़े पहनने में मुश्किल आएगी, खास करके महिलाओं को नीचे के कपड़े पहनने में। तो उस समय जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम एडियल असिस्ट डिवाइस कहते हैं, जिसमें हैंगर या उसकी मदद से पैंट को पहनना, जुराब को पहनने के लिए अलग डिवाइस होते हैं। ऐसी अलग अलग डिवाइसेस एडवाइस करते हैं, जिससे कि मरीजों को अपने डे टू डे कार्य करने में आराम मिलता है। जी, और क्या ये जो डिवाइसेस हैं इनका उपयोग कोई भी व्यक्ति अगर एक बार सिखा दिया जाए वो रेगुलर तौर पर कर सकता है, या बिना विशेषज्ञ के भी, क्योंकि बहुत सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर इस तरह की असिस्टिव डिवाइसेस खरीद रहे हैं या ब्रेसेस का प्रयोग करने वाले हैं? देखिए, अगर आप ब्रेसेस और असिस्टिव डिवाइसेस प्रयोग कर रहे हैं तो आपको हमेशा पहले विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है जैसे आप चल नहीं पा रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप स्टिक इस्तेमाल करिए या वॉकर इस्तेमाल करिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आपके सपोज आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपके हाथ के छोटे जोड़ों में इन्वॉल्वमेंट है, तो जब आप वॉकर पकड़ेंगे और जोर आएगा तो आपकी उन उंगलियों में और दर्द होगा। ऐसे केस में हम एक गटर क्रच देते हैं, गटर वॉकर भी कहते हैं, जिसमें एक एल्बो के नीचे पूरा सपोर्ट भी जाता है, जिसमें आपका जो वेट बेरिंग होती है चलते हुए वो एल्बो के ऊपर होती है। तो इसलिए हमेशा विशेषज्ञ की राय लेनी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की राय लेनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का आपको असिस्टिव डिवाइस चाहिए, किस तरह का स्प्लिंट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं हमारे साथ, देवेश जी हैं फ़ोन लाइन पर, पलवल से कॉल कर रहे हैं। देवेश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी। मेरा नाम देवेश है और मेरा सवाल मेरी माताजी के रिगार्डिंग है जी। उनकी उम्र अभी 65 प्लस इयर्स है और उनको डायग्नोस हुआ है कि उनको रूमेटोलाइटिस ये है, बीमारी है जी। और इनका जो दवाई हम ले रहे हैं, 3 दवाई जो वीकली बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं, उन दवाइयों में ये ऑस्टोफॉस है करके दवाई जी, एक सोलीवाइट करके दवाई है, ओके, एक दवाई है पोलिट्रैक्स। ये दवाइयाँ खा रही हैं। तो मेरी माताजी का अभी पेन में तो रिलीफ है, बट तकरीबन 1.5 साल से दवाई ले रही हैं। अब उनको पेट की समस्या काफी हो गई है, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लगता है और हिप के साइड में उनके पेन होता है। जी। तो उनका वेट कितना है देवेश जी, वजन कितना है? मेरी माताजी का वेट तकरीबन 58 kg है जी, और हाइट 5 फीट 5 इंच है। ओके, डॉक्टर विक्रांत क्या एडवाइस करना चाहेंगे? दवाएं ले रहे हैं, पेन में रिलीफ है, लेकिन शायद डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको कुछ होने लगी हैं माताजी को। अगर मैं आपको ठीक से सुन पाया हूँ तो उनकी डायग्नोसिस जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है देवेश जी? जी, उन्होंने शायद रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही कहा, बट उन्होंने ऑस्टियोफॉस और कुछ अन्य दवाइयों का नाम भी लिया। सो अगर हम ये समझें कि वो एक रोमेटोलॉजिस्ट से मिले हैं और उन्होंने अपनी डायग्नोसिस जो है वो ठीक ढंग से बनवाई है, तो जो ट्रीटमेंट अभी वो ले रहे हैं शायद वो वापस जाके मिलके एक बार देखा जा सकता है, डिस्कस की जा सकती है, क्योंकि आप जो इतनी भी दवाइयाँ बोल रहे हैं उसमें ऑस्टियोफॉस एक दवाई जो आपने डिस्कस किया है, जो कि खाली पेट ली जाती है, हफ्ते में एक बार ली जाती है और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस या एजोफेजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप अपने या तो उसको अगर आप खाली पेट ले रहे हैं तो आप उसके बाद लेटे ना, उसको पूरे 1 गिलास पानी के साथ पिएं और थोड़ा टहलें या बैठें। और उसके अलावा और जो दवाइयां हैं वो अपने जो डॉक्टर हैं उनसे जाके डिस्कस करें और उनसे पूछें कि शायद जो ये जो सिम्टम्स हैं ये दवाइयों से गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड हैं या फिर कुछ और हैं, या फिर पेट का कुछ और एग्जामिनेशन करनी चाहिए या कुछ अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। जी, और ये भी हो सकता है कि ये समस्या इससे लिंक्ड ना हो, क्योंकि 65 इयर्स की एज है इनकी, तो कोई और पेट की समस्या भी उत्पन्न हो रही हो शायद, तो इसके ऊपर कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विक्रांत, किस इन्वेस्टिगेशन से एक बार ये निर्धारित हो गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है? अगर कोई व्यक्ति जल्द ही इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट शुरू करता है, क्या लाभ है उससे उन जटिलताओं से बचाव होने में जो कि उनको आने वाले समय में हो सकती है? क्या उसको रोका जा सकता है? क्या उसको उसकी जो गति है, प्रोग्रेशन है, उसको धीमा किया जा सकता है? जी, वेरी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस से हम ये समझते हैं कि पेशेंट को एक तकलीफ़ है जो कि जोड़ उनको दे रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत आ रही है, उनके जोड़ जो हैं बहुत टाइम तक बैठे रहने से स्टिफ हो जाते हैं और कभी कभी सूजन आती है। जब ये हमारे पास आते हैं और हम एक्सरेज करवाते हैं और देखते हैं कि शायद जॉइंट स्पेस जो है वो एक्सरेज में भी कम हो गया है और वो क्लिनिकली कोरिलेट कर रहा है,
तो हम उसको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस में बना के देते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी मोडल है, जिसमें कि दवाइयाँ एक हैं, उसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो मैनेजमेंट है वो है पेन मैनेजमेंट। जो पेन है वो हल्की पेन किलर्स या कुछ शॉर्ट कोर्स ऑफ पेन किलर्स दिए जाते हैं, ताकि वो जो पेन की साइकिल है जो है वो टूट जाए। जी। दूसरा जो है, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कार्टिलेज को सपोर्ट करती हैं, उनको शुरू किया जाता है। तीसरा जो है वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जो जोड़ की है उसको इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल थेरेपी शुरू की जाती है। चौथी जो है, उनको कुछ ऐसे डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ताकि उनकी जो बोन हेल्थ इम्प्रूव होके रहे। और पांचवा जो है वो उनके जो मसल्स हैं अराउंड द जोड़, उनको मजबूत किया जाता है ताकि उन जोड़ों को अच्छे से सपोर्ट कर पाए। अगर आप कहें कि इसको रिवर्स किया जा सकता है तो ये कहना अभी संभव नहीं है, पर हाँ, इन सब चीज़ों से हेल्दी वेट मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज से इस स्पीड को, जिस स्पीड से ये आगे प्रोग्रेस करेगा, उसको जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। जी डॉक्टर विक्रांत, बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर ठंडी चीज़ें खाएंगे, जैसे दही हो गया, कुल्थ की दाल या उड़द की दाल हो गई, मूली हो गई, इस तरह की चीज़ें खाने से उनको लगता है कि समस्या बढ़ जाती है। विशेषज्ञ क्या मानते हैं इस पर? अगर हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से हो रहा है, तो इसमें इन सब चीज़ों का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि वो इन चीज़ों को ख़राब करती हैं या इन चीज़ों को अफेक्ट करती हैं। जबकि मैं इनके उल्टा बोलूँ तो जो दही है उसमें इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो उसको खाने से शायद आपकी जो बोन हेल्थ है वो बेटर होगी। मूली, पल्सेस जो हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, तो शायद आपके मसल्स की सपोर्ट करेंगी। पर हाँ, अगर आपको एक गाउटी आर्थराइटिस है जो कि हाई प्रोटीन कंटेंट की वजह से खराब होता है, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इसलिए अपनी डायग्नोसिस बनवाना, और अगर प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इन सब चीज़ों का सेवन आप उचित मात्रा में कर सकते हैं। जी, और हमारे साथ डॉक्टर पूजा सेठी भी हैं स्टूडियो में, उनसे ये जान लेते हैं कि किस तरह की असिस्टिव डिवाइसेस उन लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं, लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं जिनको जोड़ों में कुछ समस्या है। डॉक्टर पूजा सेठी, कौन सी डिवाइसेस बताना चाहेंगी जो लाभकारी हो सकती है? वो दैनिक कार्य करने में, जो आपने कहा कि रोज़मर्रा के कार्य लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्या कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हैं जो उपयोगी हो सकती हैं? देखिए, आजकल हमारे पास बाज़ार में काफ़ी सारे उपकरण उपलब्ध हैं जिससे आपको आराम मिल सकता है। खास करके अगर हम बात करें घुटने की दर्द की, तो एक स्टिक मिलती है, खास करके इसको क्वाड्रीपेड स्टिक कहा जाता है। इसके 4 पाए हैं, लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर मरीजों को लगता है कि अभी तो हम 70 साल के नहीं है, 80 साल के नहीं, हम इस्तेमाल क्यों करें स्टिक का। लेकिन स्टिक का बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, अगर आप जल्दी ही स्टिक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपका, जैसे सपोज अगर आपके राइट हैंड में प्रॉब्लम, राइट घुटने में प्रॉब्लम है, तो आपको लेफ्ट घुटने में, लेफ्ट हाथ में अपने स्टिक पकड़नी है, उससे उसकी लोडिंग कम होगी। अगर शुरू से ही आप स्टिक पकड़ेंगे तो धीरे धीरे उसमें जोर कम पड़ेगा, आपका आर्थराइटिस बढ़ेगा नहीं और आपको चलने फिरने में काफ़ी आराम मिलेगा। काफ़ी मरीजों में ये रहता है कि बैलेंस की कमी रहती है, तो बैलेंस जब खराब हो जाता है तो गिरने का डर रहता है। तो ये जो इस तरह की चेयर आती है, क्वाड्रीपेड या 3 पैर वाली स्टिक, इसमें हाइट भी एडजस्ट हो जाती है आपके हिसाब से। आपकी हल्का सा घुटना मुड़ा रहना चाहिए, एल्बो, और फिर आपने हाथ में छड़ी पकड़नी है। तो छड़ी का इस्तेमाल करने से हिचकिचाए नहीं। इसके अलावा काफ़ी सारे घुटने के ब्रेस आते हैं जिनको हम नी अनलोडर ब्रेस भी कहते हैं, ये पहने जा सकते हैं। इससे घुटने में जोर कम पड़ेगा, आपको चलने फिरने में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा हिंज ब्रेस आता है, नी अनलोडर ब्रेस आता है, जिसको पहना जा सकता है, मरीजों को एडवाइस किया जा सकता है और इसे पहनने से काफ़ी हद तक उन्हें आराम मिलेगा। अगर हम हाथों की बात करें तो इस तरह के रिस्ट सपोर्ट अवेलेबल है, जिसे पहनने से आपके हाथ में, जब आपको कोई भारी काम करना है, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम रहता है, आपका आर्थराइटिस है, इसे पहन के करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसके अलावा जैसे स्माइली बॉल है, इस तरह के आराम से बाजार में उपलब्ध है, जिनसे आप ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपनी मांसपेशियों को, जब भी आपने काफ़ी देर कंप्यूटर पे काम कर लिया तो 5 मिनट आपने ये स्माइली बॉल से प्रेस कर दिया, इससे आपके जोड़ों को काफ़ी राहत मिलेगी, मसल्स भी रिलैक्स होंगी। इसके अलावा आप छोटे छोटे डंबल्स ले सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगी। जैसे खास करके मरीजों को, रूमेटॉइड वालों को, आपको उंगलियों की और कंधों की काफ़ी तकलीफ होती है, तो आपको डंबल्स के साथ कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिसे आप आराम से कर सकते हैं। खड़े होइए, पहले हाथ में डंबल लेना है, उसको पूरा सीधा उठाना है, पूरा ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर लेके जाइए ऐसे, और नीचे लेके आइए, फिर से ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। इस क्रिया को 10 बार दोहराएंगे।
उसके बाद हाथ को पीछे लेके जाना है, ये, और वापस, फिर से पीछे लेके जाएंगे और वापस, फिर साइड से उठाएंगे, जिसे हम एबडक्शन मूवमेंट भी कहते हैं, पूरा ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ, नीचे लेके आइए। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं और व्यायाम हैं जो आर्थराइटिस रोगियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और उन छोटे छोटे क्रियाओं को करने में भी सहायक हो सकते हैं जिनको जोड़ में जकड़न की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। असिस्टिव डिवाइसेस आपको बहुत काम कर सकती हैं। व्यायाम करना यानी रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत कामयाब हो सकता है, लाभकारी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से आर्थराइटिस के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर विक्रांत मनहास, डॉक्टर उमा कुमार, फाउंडर हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा सेठी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। डॉक्टर उमा कुमार, किस तरह से समझाना चाहेंगे, आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, कितना महत्व मानती हैं जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाने का और इस बार का मेन फोकस क्या है? देखिए, वैसे तो लोगों को सोचना चाहिए कि हर दिन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की तरह ही मनाएं, लेकिन आज स्पेशल डे है और इस बार के वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम है अचीव योर ड्रीम्स, जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर आपको कोई भी रूमेटोलॉजिकल इलनेस है, बीमारी है, तो अपने सपनों को दबाएं नहीं, सपने बड़े ही रहने दें और वो आपको एक डिटर्मिनेशन देंगे, आपको एक उम्मीद देंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और जब पॉजिटिविटी होती है तो बीमारी भी जल्दी कंट्रोल होती है। जी, साथ ही उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो बीमारी है यानी डिजीज़ है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से हो। डॉक्टर उमा कुमार, आजकल बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, बायोलॉजिक्स का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, महंगी दवाएं भी हैं और लोगों को लगता है कि इसको फर्स्ट लाइन की तरह या पहले ऑप्शन की तरह यूज़ करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे विशेषज्ञ? मैं कहना चाहूँगी कि जो बायोलॉजिक दवाइयाँ हैं वो फर्स्ट लाइन नहीं होती, वो सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन मेडिसिन होती हैं। जो पहली लाइन की दवाइयाँ होती हैं उन्हें हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स कह देते हैं। अगर वो इफेक्टिव नहीं होती तो फिर हम सेकेंड और थर्ड लाइन की तरफ जाते हैं। और वो कोई मैजिक बुलेट नहीं होते कि एक इंजेक्शन ले लिया और आप बिल्कुल क्योर हो जाएगी बीमारी। वो और दवाओं की तरह ही है जिनकी भी जैसे हम मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं तो उनको भी देना पड़ता है और ज़रूरी नहीं कि वो बायोलॉजिक्स से रिस्पॉन्ड ही कर जाएं। तो फिर बार बार बायोलॉजिक्स बदलने भी पड़ते हैं जिनमें बायोलॉजिक दिए जाते हैं। जी, तो ये विशेषज्ञ ही निर्धारित करेंगे कि ये दवाएं कब देनी है और कौन से रोगी के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकती है। डॉक्टर उमा, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। विनय दुबे जी का ईमेल है, वो कह रहे हैं कि उनकी एज है 66 ईयर्स, वेट है उनका 80 kgs, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की उनको समस्या है। क्या किया जा सकता है कि इस समस्या का प्रभाव कम हो? साथ ही दीप्ति जी का एक सवाल है, वो ये कह रही हैं कि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना अधिक हो जाती है? क्या कहना चाहेंगी दोनों? देखिए, पहले सवाल के जवाब में कहना चाहूँगी कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है आज के टाइम में कोशिश ये होती है कि वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्टेज तक पहुँचे ही ना। उसको हम न्यू टर्म देते हैं अभी, जिसको कहते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। लेकिन अगर किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है और डिजीज़ एक्टिव है तो इसका इलाज संभव है, जिससे कि प्रोग्रेशन रोका जा सके, डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशंस रोके जा सके और उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिले। दूसरा क्वेश्चन था, जिनको रूमेटॉइड है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। और जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जॉइंट डैमेज्ड है, इन्फ्लेम्ड है, तो उसमें डिजनरेशन भी ज़्यादा होगा और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेता है। जी, डॉक्टर उमा कुमार, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसने बहुत इजी कर दिया है चीज़ों को, दवाएं उपलब्ध भी होती हैं और लोग अपने डॉक्टर खुद भी बनते हैं। दो तरह के सिनेरियोज देखे जाते हैं। एक तो एक दवा का पता चला, कोई और लेता है, उसने सजेस्ट किया कि हमें फ़ायदा है तो खुद ही लेनी शुरू कर दी। और दूसरा ये देखे बिना कि किस तरह की दवा है, अगर बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन किया जाता है
और उस व्यक्ति को या महिला को या किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है और उस दवाओं पर भी वो है, क्या कोई ऐसी विशेष दवाएं हैं जो इंटरफेयर कर सकती हैं या इन दवाओं के रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाओं के प्रभाव को कम कर सकती हैं? देखिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए और जिनको जोड़ों में दर्द होता है वो ज़्यादातर दर्द की गोलियां लेते हैं और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में किडनी फेल होने का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण दर्द की गोलियां होती हैं, तो वो बिल्कुल अपने आप नहीं लेनी चाहिए। और जहाँ तक बात है ड्रग इंटरैक्शन की, तो दवाओं के बीच में 2-3 दवाओं के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है। एक दवा दूसरी दवा के ब्लड लेवल को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, तो डेफिनेटली उससे एफिकेसी पे फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरा, उनके कॉम्प्लिकेशंस जो ड्रग रिलेटेड एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, उसके नुकसान होते हैं, वो भी बढ़ सकते हैं। जी, एक ईमेल आया है, सुनील जी का ईमेल है। डॉक्टर पूजा सेठी वो ये जानना चाह रहे हैं कि भुजंग आसन करने का सही तरीका पूछ रहे हैं। वैसे हमारा योग का जो सेगमेंट होता है उसमें हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन डॉक्टर पूजा सेठी, अगर किसी को जॉइंट्स की दिक्कत है इस तरह की, तो क्या भुजंग आसन या कोबरा पोज जिसे कहते हैं वो खुद करना ठीक रहता है या उसके लिए एक परामर्श ले लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको कमर में दर्द रहता है आर्थराइटिस के साथ साथ, तो आप भुजंग आसन काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन अगर आप पहले से कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो, बिकॉज भुजंग आसन जैसे कोबरा पोज कहते हैं, एकदम मैक्सिमल स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो हमें एकदम से मैक्सिमल स्ट्रेचिंग पे नहीं जाना। सबसे पहले हमें उल्टा लेट कर दोनों हाथों को पीछे रख कर सिर्फ गर्दन को उठाना है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा बेहतर हो जाएंगे तो गर्दन के साथ साथ कंधों को भी उठाना शुरू करिए। जब आप ये करने लगे तो फिर टांगों को भी साथ साथ उठाना शुरू करिए। तो ग्रेजुअली हमने प्रोग्रेशन करना है, एकदम से भुजंग आसन पे नहीं जाना। ये नहीं मुझे पता चला कि मुझे कमर में दर्द है तो मैंने यूट्यूब खोला और भुजंग आसन करना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जी, और हमारे जो मॉर्निंग के जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें हम आपको योग भी सिखाते हैं, तो भुजंग आसन का सही तरीका उसमें आप देख सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे। डॉक्टर उमा कुमार, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है, कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है या उसका वज़न अधिक है, क्या ये तमाम कारक जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं उनकी संभावना को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, जिन कारकों की आपने बात की वो सभी कारक ऑटो इम्यून डिजीज़ेस की संभावना को बढ़ाते हैं। इसके फेवर में बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है। तो और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव फैक्टर्स हैं जिस पे काम किया जा सकता है और रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस ही क्या, ऑटो इम्यून बीमारियों को का इंसिडेंस जो है उसे कम करने में मदद मिलेगी। जी, और एक प्रश्न और था, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से जोड़ के हमने पूछा था डॉक्टर विक्रांत से कि क्या अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और वो बहुत ज़्यादा अपने जोड़ों को आराम देता है, उससे कुछ लाभ होगा क्या इसके लिए जोड़ को ठीक करने में, या ऐसा हो सकता है कि एक बार अगर जॉइंट डैमेज होना शुरू हो गया तो क्या उसके प्रभाव को किसी भी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो दर्द भी ज़्यादा होगा। उस समय जोड़ों को थोड़ा आराम दिया जा सकता है। आराम, जितने एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी वो इजीली कर सकते हैं करनी चाहिए, लेकिन जोड़ों को आराम देने से आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी ये बिल्कुल गलत है। बल्कि एक्सरसाइज करने से, जहाँ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी लेने से आर्थराइटिस के कंट्रोल में आराम मिलता है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जारी रखें जितनी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ योर डिजीज़। और बाकी की जो चीज़ें हैं जो आपने जो सेकंड जी, क्या रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स करने की बात ऐसे है कि वो मुश्किल होता है। वो तभी हो सकता है जब बहुत अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर के पास गए हैं और आपकी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो जो नुकसान आपको हुआ है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से उसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर इरिवर्सिबल डैमेज हो गई है तो उसी तरह से है जैसे किसी को चोट लगी और वहाँ पर उसको निशान बन गया, जो बहुत गहरा निशान बना, तो वो अपना निशान परसिस्ट करता है, वो पूरी तरह गायब नहीं होता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को गठिया के लक्षण हैं, कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और जल्दी इलाज शुरू करें जिससे कि परमानेंट डैमेज ना होने पाए। जी डॉक्टर विक्रांत, एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सर्दियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में अपने जो जॉइंट्स हैं उनको फिजिकली एक्टिव रखने के साथ क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी देखा जाता है और ये भी देखा गया कि जो मॉर्निंग आवर्स में लोग एक्सरसाइज या रनिंग के लिए निकलते हैं, ख़ास तौर पर जब स्मॉग की स्थिति बनती है, तो जितना लाभ हो सकता है उससे कहीं अधिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जी,
अगर आप ये समझें कि अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है और सर्दियों के मौसम में वो जॉगिंग के लिए या फिर रनिंग के लिए जाते हैं, तो उससे पहले आपके मसल्स को एक्टिवेट करके उनको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके मसल जो हैं आपके जोड़ को अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएँ, उसको इंगेज कर पाएँ और उसको वो नेसेसरी स्टेबिलिटी दे पाएँ जो कि उस रनिंग के लिए ज़रूरी है। तो एक वार्म अप, इनिशियल वार्म अप और चोट से बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप एक हेल्दी जोड़ को आगे लेके जाना चाहते हैं। जी, और साथ ही डाइट का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या नहीं खाना है ये विशेषज्ञों ने बताया है। और कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी का भी जिक्र आता है, बहुत ही उपयोगी है। प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, विशेषज्ञ की सलाह आप ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है। एक और ईमेल है, शताक्षी जी का ईमेल है, डॉक्टर पूजा सेठी। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी को नी जॉइंट में पेन रहता है तो नी कैप का लगाना कितना उपयोगी हो सकता है? देखिए, अगर आपको जोड़ में सूजन है, दर्द ज़्यादा है, तो आप नी कैप पहन सकती हैं, लेकिन इसका प्रयोग 3 दिन से 7 दिन तक ही ज़्यादातर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप पहनेंगी तो आपकी मसल्स को उसकी आदत हो जाएगी और आपकी मसल्स ओवर द टाइम वीक हो जाएंगी। तो एज ए सपोर्टिव मेजर हमें बिल्कुल ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में से बुजुर्गों को हम कहते हैं वो पहन सकते हैं, थोड़ी गर्माहट भी मिलती है, लेकिन एक प्रोलॉन्ग यूज़ हम नी कैप का कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। जी, डॉक्टर उमा कुमार, महिलाओं के संदर्भ में एक ईमेल था, शिल्पा जी का ईमेल था। वो ये कह रही थी कि उनको रेकरेंट अबॉर्शंस हुए हैं, तो क्या इसका लिंक रूमेटॉइड आर्थराइटिस से भी हो सकता है? शुरू में उन्होंने इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया था, बाद में उनको बताया गया कि शायद ये कारण है। किस तरह से जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, कितने वेरिड उनके ऊपर इसके परिणाम देखे जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फर्टिलिटी अफेक्टेड नहीं होती है, और जैसे रिकरेंट अबॉर्शन हो चाहे और इनफर्टिलिटी हो, ये सब नहीं होता। लेकिन कुछ दवाएं होती हैं जो फीटस पे गलत असर डाल सकती हैं, उसका ध्यान रखा जाता है अगर एक लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो बाकी की जो बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून इलनेसेस, उसमें ज़रूर फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। और रिकरेंट अबॉर्शन एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसे हम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कह देते हैं, उसमें मिलते हैं। इसके अलावा जो ल्यूपस की बीमारी है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, उसमें भी रिकरेंट अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जी, डॉक्टर विक्रांत, एक और ईमेल है, सुनील जी का ईमेल है। वही जानना चाह रहे हैं कि क्या कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए या रीजेनरेट करने के लिए कोई सप्लीमेंट अवेलेबल है? देखिए, ऐसा है कि जो एज रिलेटेड वेयर है जिसमें कि कार्टिलेज की थिकनेस कम हो गई है, तो उसको रिपेयर करके उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा जो मेरा समझना है, आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम कोई ऐसा सप्लीमेंट दें उसकी कार्टिलेज की थिकनेस को बढ़ा पाएँ। पर हाँ, उस कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, और उस कार्टिलेज को अच्छे से यूज़ करना जो है वो एक आइडियल तरीका है। डॉक्टर उमा कुमार, संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगी सभी को, आर्थराइटिस के जो रोगी हैं या वो लोग जिन्हें इनके बारे में सोचना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए, क्या रहेगा आपका संदेश? संदेश मेरा ये होगा कि कोशिश करें कि आर्थराइटिस होने ना पाए। दूसरा, अगर हो जाती है तो आप स्पेशलिस्ट की सलाह लें और जो आपको दवाइयाँ देते हैं उनको रेगुलरली लें। ये ना सोचें कि हमारा बीमारी ठीक हो गई तो अब हम दवाइयाँ बंद कर देंगे। दूसरा, जो आपके सपने हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इट इज़ पॉसिबल। बहुत महत्वपूर्ण संदेश। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विक्रांत मन्हास, डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर पूजा सेठी, आप सभी को। विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया है कि किस तरह से आर्थराइटिस रोग का सही प्रबंधन आपको रोग की जटिलताओं से बचा सकता है, और साथ ही वो तरीके भी जिनसे अगर आप जोड़ों की देखभाल करते हैं तो आप इस रोग होने की संभावना या खतरे को कम कर सकते हैं। बहुत सारे ईमेल्स आज हमारे पास आए हैं, उनमें से काफ़ी सारे सवाल हैं जो हम कार्यक्रम में नहीं ले पाए। विशेषज्ञों तक वो सवाल पहुंचाएंगे और जवाब पहुंच जाएगा आपके ईमेल पर। फिर भी बहुत ही जल्द एक और कार्यक्रम करेंगे जोड़ों से संबंधित समस्याओं के बारे में, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ ही चुका है लगभग। ऐसे में और क्या किया जा सकता है अपने जोड़ों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, इस पर भी जानकारी देंगे। विश्व आर्थराइटिस दिवस है आज, और इसीलिए आर्थराइटिस रोग के विषय में जानकारी और जागरूकता सभी के लिए आवश्यक है। आर्थराइटिस के लक्षणों को लेकर सतर्क रहें, साथ ही अपने जोड़ों की सही देखभाल करें।
स्वस्थ जीवन शैली वो उपाय है जो न सिर्फ आर्थराइटिस रोग की संभावना को कम कर सकती है, बल्कि जीवन शैली से संबंधित बहुत से ऐसे रोग हैं जिनसे आपको बचा सकती है। तो अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें और सेहत संबंधित जानकारी के लिए हमारा कार्यक्रम टोटल हेल्थ देखते रहें। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।